ये मंच पर आते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कृषि के साथ साथ नियुक्ति का भी चार्ज है, तो बहुत महत्वपूर्ण चार्ज है। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि हमारे कॉन्क्लेव का नाम ही कृषि कॉन्क्लेव है। देखिए, सूर्य प्रताप शाही जी, दिनेश प्रताप जी से बात हुई तो कृषि को लेकर बहुत चर्चा हुई, लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में हमने चर्चा नहीं की। तो कृषि का जो एक्सपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ा है, तो किस तरह से आप इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कृषि का योगदान उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत बढ़ रहा है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने का बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है एक्सपोर्ट कराना। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दो चीज़ें और होती हैं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ता है, अच्छा होता है, और इंपोर्ट का भी सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ट्रेडिशनली हम लोग का कृषि का एक्सपोर्ट जो था वो 17, 18, 19 हज़ार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के आसपास था। अभी जो कृषि एक्सपोर्ट हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 वर्ष में, उसको हम लोग 40,000 करोड़ तक करने के लिए हम लोग ने एक नीति बनाई है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने भी एक नीति बनाई है और कृषि विभाग ने भी नीति बनाई है, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट के लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है पैक हाउस का और बाकी सब भी यहाँ डेवलप हों। और उसके नतीजे ये आए हैं कि जहाँ से ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट नहीं होता था जिन प्रोडक्ट्स का, वो शुरू हो गया। उदाहरण के लिए वाराणसी है, वाराणसी के आसपास के जनपद हैं, वहाँ पर कृषि उत्पादन संगठन और अन्य किसान मिलके अब एक हॉर्टिकल्चर के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब डेवलप हो गया है। और वहाँ के एयरपोर्ट आने से भी बहुत उसका लाभ हुआ है, पैक हाउस आने से भी लाभ हुआ है। ऐसे ही हमारा पैक हाउस एक अमरोहा में भी आ गया है, लखनऊ सहारनपुर में चल ही रहा था, गोरखपुर में भी आने वाला है। इस तरह के जब फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी तो एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से हम लोग दुगना करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। सर, कई बार देखा जाता है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम आप लोगों ने किया किसानों को लेकर, सर से बात हो रही थी दोनों ही लोगों से, सूर्य प्रताप शाही सर ने भी कहा कि अब हम जो किसान हैं वो समृद्ध किसान बन रहे हैं। जो 2017 के पहले की सिनेरियो था वो अब नहीं है। और इस बार सबसे ज़्यादा मोटे अनाज पर आप लोगों का फोकस है, और मोटे अनाज देखिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। अब कहीं भी कोई भी डिनर होता है तो अब मिलेट के जो भोजन है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस तरफ आप किस तरह काम कर रहे हैं? देखिए, आप मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ है 2023 में, और माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने भी प्रदेश में एक नई योजना शुरू की है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग ने मिलेट्स को, जो अब हम लोग सुपर फूड या न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर पौष्टिकता ऐसी होती है जो हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत आवश्यक है। ट्रेडिशनली हम लोग बनाते थे, लेकिन बीच में जब राइस और वीट कल्चर आया तो कम हो गया। इसको अब बढ़ाने का बहुत प्रयास हो रहा है, और हिंदी में भी अब उसको मोटा अनाज की जगह श्री अन्न हम लोग इसीलिए कहते हैं कि उस पर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन न हो। जब वो बेहतर उसके अंदर क्वालिटीज है तो उसी तरह से उसका नाम भी दिया जाए। प्रदेश में हम लोग उसमें बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं, और हर दो तरह से काम हो रहा है। एक तो हम लोगों ने मिनी किट्स बांट के पूरे प्रदेश में इस बार एरिया आच्छादन इस बार बढ़ने वाला है। चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मंडुआ हो, चाहे सुहावा कोदो हो, सब जगह जो एरियाज़ है जहाँ पर ये हो सकता है, बेहतर उसमें उपज दे सकता है, वहाँ हम लोगों ने मिनी किट्स बांटे हैं। साथ ही साथ बीज को पैदा करने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कृषि उत्पादन संगठनों को। लगभग 50 से 55 FPOs को हम लोग बीज पैदा करने के लिए मोटिवेट कर दिए हैं। वो लोग अब हम लोग के लिए उन्नतशील बीज भी देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार ने दिया है, जिसको राज्य सरकार अब आरंभ करेगी, कि जितने भी मिलेट्स के या श्री अन्न के जो पैदावार होगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम खरीदेंगे। अभी तक केवल हम लोग बाजरा खरीदते आए थे, लेकिन अब ज्वार और रागी और जो सावा कोदो जो भी है, सारे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्रय केंद्र लगा के इस वर्ष से और सर, सब खरीदेंगे। लोग भूल गए थे कि खिचड़ी किस किस चीज की बनती है। अब हम लोग जाते हैं किसी भी सरकारी कार्यक्रम में तो बाजरा, जौ, सावा, कोदो सब कुछ मिलता है। तो एक बार फिर लोग वापस लौट रहे हैं जी, हेल्थ और को यही लेकर नहीं, भी। अब आप देखेंगे कि किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, चाहे मिडिल क्लास का है चाहे हाई क्लास के होटल में जाएंगे तो एक ना एक जो है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, ये श्री अन्न का, मिलेट्स का एक ना एक व्यंजन जरूर रखने लगा है। इसके जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्रेडिट आप लोगों को जाती है, आप लोगों को जाती है। जोरदार माननीय ताली बजा दीजिए इसके प्रधानमंत्री लिए जी आप के लोग। नेतृत्व को जाती है, जिन्होंने इस चीज़ को एकदम माहौल दिया है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे करके इसका बढ़ावा। और सबसे बड़ी बात है डिमांड जनरेशन, क्योंकि किसान को तभी आय होगी जब उसकी डिमांड इतनी होगी कि उसका प्राइस बेहतर हो जाए। और वो डिमांड जनरेशन में जो माहौल बना रहे हैं हम लोग, अलग अलग शेफ्स कंपटीशन करा के, या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में, या इवन जो हमारे आंगनवाड़ी में और मिड डे मील योजना में हम लोग मिलेट्स को हम पहुंचा रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं बताना चाहूँगा, रामपुर में हुआ था, जहाँ पर स्टंटिंग और वेस्टिंग
जो थी बच्चों में होती थी वो कम हो गई, क्योंकि उसमें भोजन में जो है बच्चों के भोजन में मिलेट्स को पहुंचाया गया, और उसको पीएम साहब का अवार्ड भी इस बार मिला था रामपुर को, आपने मालूम होगा। तो ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट सब जगह जगह पे चल रहे हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है आपके विभाग में? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव? क्योंकि हम यही देखते हैं, सब कुछ यही था, क्रय केंद्र 3 गुने से ज़्यादा खुल जाते हैं, वहाँ पे खरीद बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या बदला है? 2017 से पहले क्या था, 2017 के बाद क्या है? देखिए, मैं उस बात पे तो नहीं जाऊंगा पॉलिटिकल इश्यूज पे, लेकिन ये जरूर है कि जो बदलाव ये आया है कि टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, विशेष रूप से कृषकों को सेवाओं देने के लिए। जैसे अब जैसे इसकी बात करें क्रय केंद्रों की, तो क्रय केंद्रों पे अब ये स्थिति है कि हम लोग भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से तत्काल हो जाता है खातों में। जब वहाँ पर किसान पहुँचते हैं तो उनका जो वेरिफिकेशन के बाद जो वो होना था वो भी अब हम लोग कंप्यूटराइज करके उस पर होने लगा है। धान में तो शायद 48 घंटे के अंदर। हाँ, 72 घंटे के अंदर भुगतान हो जाता है। जो भी हमारा एमएसपी का व्यवस्था है उसमें भुगतान हो जाता है। और साथ ही साथ जो अन्य योजनाएं भी हैं जो हम लोग की सब्सिडी वाली स्कीम्स हैं, उसमें अब हम लोग डीबीटी के माध्यम से सारे भुगतान कर रहे हैं, चाहे गन्ना भुगतान हो, चाहे एमएसपी का भुगतान हो, चाहे किसानों के अन्य योजना का भुगतान हो। टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, जो बिचौलिए साफ हो गए, उसकी वजह से अधिक किसान इसका सीधा लाभ उठाने लगे हैं। और एक बड़ी बात जो अब होने वाली है, जिसको अब हम लोग अभी चल रहा है फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में, वो है डिजिटल एग्रीकल्चर। डिजिटल एग्रीकल्चर में क्या होगा कि अब सोइंग के 1 महीने के अंदर ही, जैसी किसान भाई और बहनों ने अपना फसल बोई, उसके 1 महीने के अंदर सिस्टम हम लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के मुख्य रूप से और कृषि विभाग सहयोग करेगा, वो किसान ने क्या खेत में लगाया उसकी डेटा वो अपलोड कर देगा जियो रेफरेंस्ड सिस्टम से। तो बिल्कुल सत्यता में फ़ोटो के साथ अपलोड कर लेगा। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो हर खेत पे क्या बोया गया है वो बुआई के 1 महीने बाद पता चल जाएगा। तो किसानों को सुविधा कि उसको अब खसरा खतौनी कहीं नहीं दिखाना, वो दिखा के वो बता सकता है कि मेरे किस खेती में ये लगा है, और हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी वास्तविकता में क्या चीज़ बोई गई है। तो प्राइस कंट्रोल, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट पॉलिसी, उसमें बहुत सटीक आंकड़े हमें मिलेंगे। सर, कृषि विभाग, चूंकि आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है कि उत्तर प्रदेश 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन देगा, तो आपके डिपार्टमेंट का, चूंकि आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और ये कृषि और उद्यान मंत्री दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा योगदान होगा? क्योंकि कहा जाता है कि जो किसान अन्नदाता हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। बार बार प्रधानमंत्री भी मंच से बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी मंच से बोलते हैं। नहीं, योगदान तो कृषि सेक्टर का रहना ही है, क्योंकि उसकी वर्कफोर्स बहुत बड़ी अभी शेयर कृषि सेक्टर में उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्राइमरी सेक्टर जब पैदा करता है, उसी से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बेहतर होता है। तो जैसे अभी राज्य मंत्री जी हमारे जो कृषि विपणन और उद्यान प्रसंस्करण के थे, उन्होंने अवगत कराया कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो आई है, अब उस फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आने से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी उसको कच्चा माल तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही देगा। तो हम लोग जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं ट्रेडिशनल फसलों से, गेहूँ और धान से हटके अब हम लोग मिलेट्स पे जा रहे हैं, या ऑर्गेनिक फसल पे जा रहे हैं, या मक्के पे भी जा रहे हैं। तो ये इसके जब प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो एक तरफ तो प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि सेक्टर में तो इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ में उसकी वजह से जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण की जो इंडस्ट्री बढ़ेगी और उसकी वजह से रोजगार जो बढ़ेंगे, और उसके करने के लिए जो फिर सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, हमें कृषि उत्पादन संगठन जो जुड़ के करेंगे सब काम, उससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल इस सेक्टर का होने लगेगा। सर, विभाग का टारगेट क्या है? आप चूंकि विभाग को संभाल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ विभाग का टारगेट क्या है? जैसे कृषि मंत्री जी ने कहा कि जो किसान सम्मान निधि है वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है रिसीव करने वाले, फसल बीमा जो कराते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इस तरह के टारगेट वो बराबर हो जाए, इस तरह के टारगेट, और बाकी टारगेट क्या है विभाग के? देखिए, ऐसा ना, बहुत सारी योजनाएं तो हम लोगों को सैचुरेशन मोड में चलानी ही है। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है, इसमें जहाँ भी हम लोग को अभी एक फिर अभियान अभी हम लोग संचालित करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीएम किसान के जितने भी बच्चे लाभार्थी हैं उनको मॉपअप करके उनको कवरेज में लाएंगे, और साथ ही साथ जो लाभार्थी किसी वजह से उनके नहीं हो पा रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं पंजीकरण के बाद भी, उनका EKYC नहीं हुआ है या उनका आधार से
बैंक खाता नहीं लिंक हुआ या लैंड रिकॉर्ड नहीं आ पाए हैं, तो उसको पूरा करके हम लोग उसको सैचुरेशन मोड में लाना है। इसी प्रकार जो हमारा KCC योजना है, KCC योजना के अंतर्गत हम लोगों को सैचुरेशन करना है और ये इंश्योर करना है कि जो KCC बने हैं वो सब के सब जो हैं वो एक्टिव हो जाएं। कई KCC जो है NPA हो जाते हैं, उसको वापस लाना है। तो ये 2 हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। और जो तीसरा टारगेट है जो आपने बात कही फसल बीमा के अंतर्गत, तो फसल बीमा योजना में क्योंकि एक ऑप्ट आउट करने की एक व्यवस्था रख रखी है, जिसकी वजह से कई किसान भाई बहन जो हैं वो उसको ऑप्ट आउट करा लेते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं मोटिवेट करके कि इसको ऑप्ट आउट ना करें, क्योंकि इतने कम प्रीमियम में आपको इतना बड़ा सहायता मिल रही है। तो उसका हम लोग अभियान चला के प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हमको सफलता मिली भी है कि लगभग 15 से 20% एनरोलमेंट इस खरीफ में पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। और ये प्रयास हम और करेंगे। मिलती थी कि पहले बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी जब खाद बीज आती थी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कंट्रोल किया है। तो ऐसा क्या किया, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारा हाय तोबा होता था, विपक्ष भी उस पर सवाल खड़े कर देता था, लेकिन इधर देख रहे हैं किसानों की लाइनें नहीं लग रही, उनको आसानी से मिल रहा है। उसका एक बहुत 2-3 कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण था कि केंद्र सरकार के स्तर पे, क्योंकि इसमें इंटरनल प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही साथ जो है एक्सपोर्ट हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता था। एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हुई। आप देखते गोरखपुर में भी कारखाना खुला, हमारे इनके जो हमारी इफ्को के कारखाने थे यूपी में, उसका क्षमता वृद्धि हुई और जगह भी क्षमता वृद्धि हुई। तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हुई। व्यवस्था पहले ही से करा दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, और फिर राज्य सरकार का ये की तरफ से ये हुआ कि जो फिर उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया। जो पोर्टल था जिसमें हम लोगों को सही जानकारी हो जाती थी कि किस ज़िले में कितना उठान हो रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ रेलवेज़ के साथ मिलके और एजेंसियों की मदद के हमने सही समय पे पहुँचाया। और तीसरा ये कि सख्ती की, जो कालाबाजारी होती थी, डाइवर्जन होता था, जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उस पर इन्फोर्समेंट किया। तो इन 3 प्रयासों से अब ये स्थिति आती है कि पर्याप्त मात्रा में खाद, चाहे DAP हो चाहे यूरिया, उपलब्ध रहती है। और जो जहाँ भी हम लोग को पता चलता है कमी होता है, वो हम लोग प्राथमिकता से वहाँ उपलब्ध करा देते हैं। तो डिजिटलाइजेशन आपने किया, उसका कितना लाभ आपको लगता है विभाग को? क्योंकि किसान पहले दौड़ते रहते थे, बैंक जा रहे हैं, आढ़त पे जा रहे हैं, उनका पैसा बिचौलिए मार जाते थे। जब से आपने DBT किया है तो पैसा सीधे किसान के खाते में जा रहा है। तो ये कितना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसको कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट मानते हैं और कितना लाभ हुआ है इसका? देखिए, जैसे बताया ना, और इसके बारे में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन की, कि आमतौर पे धारणा होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे नेट पहुंचेगा, कैसे लोग मोबाइल इस्तेमाल, स्मार्टफोन करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल धारणा गलत है। गांव के जो किसान होते हैं वो हमें बराबर ही उसका आजकल स्मार्टफोन और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और उसका अब स्थिति ये है कि चाहे गन्ना मूल्य भुगतान हो, चाहे वो DBT के माध्यम से हमारी योजनाओं का संचालन हो, चाहे किसान PM किसान निधि हो, सभी में आप देखेंगे कि जो अकाउंट खुला है जनधन का, उसके साथ मोबाइल भी लिंक हुआ है, उसके साथ आधार लिंक हो गया है, और जो भी जानकारी होती है वो किसान भाई और बहन अपने आराम से देखते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का लाभ ये हुआ है कि जैसे मैंने बताया, एक तो बिचौलिए कम हो गए, दूसरा ये लाभ हुआ है कि किसान भाई और बहनों की पहुंच बाजार तक पहुंचने में आसान हो गई। अब उनको पता है कि कौन सा मार्केट में कितना दरें कहाँ मिल रही हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। और अब जैसे धीरे धीरे के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर जब के सारे सिस्टम में हमें आ जाएगा, तो हम लोग उसका उपयोग करके हम टारगेटेड अब हम इंफॉर्मेशन देंगे। अब हमको पता चल जाएगा कि इस खेत में जिसके मालिक भूमिधर ये किसान हैं, उन्होंने क्या उगाया है। तो अगर उन्होंने मान लीजिए धान उगाया है, तो हम धान के बारे में ही उनको सारी जानकारी दें। बाकी की जानकारी उनको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको धान में इंटरेस्ट है कि उसमें क्या बीमारी लग सकती है, उसके मार्केट कहाँ है, क्या बेहतर है। अगले अगर मान लीजिए उन्होंने गेहूं लगाया तो गेहूं की जानकारी हम दें। तो टारगेटेड अब इंटरवेंशन हमारा और आसानी से हो जाएगा। फायदा होना है सर, उसका फायदा किसान भाइयों को बहुत होना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि आप प्रमुख ACS नियुक्ति भी हैं, तो इतना वक्त कहाँ से मिलता है? आपका नॉलेज देख के लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किए। एक बार ताली बजा दीजिए सर के लिए। एक आखिरी सवाल सर, कि चूंकि आप नियुक्ति में भी, नियुक्ति का भी चार्ज है, पूरे प्रदेश भर के लोग और जो नेताजी लोग हैं, विधायक मंत्री लोग हैं, सब लोग दिन भर फोन करते होंगे, क्योंकि आपके विभाग में हम लोग जाते हैं तो पूरे दिन लाइन लगी रहती है, लोग एप्लीकेशन लेके। कैसे समय निकालते हैं सर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विभाग है और वो भी बहुत बड़ा विभाग है? नहीं, एक तो टाइम मैनेजमेंट का तो एक हम लोग को सिखाया गया है कि जितना ज़्यादा काम हो, हिसाब से प्रायोरिटाइज करके अपना टाइम मैनेज करा जाए। और साथ ही साथ टीम डेवलप करनी पड़ती है। बहुत सारे काम जो हैं वो आपको अपने अधीनस्थों को डेलीगेट करके उन पर विश्वास करके करना पड़ता है, क्योंकि अगर सभी
सभी काम आप खुद करने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो संभव नहीं हो पाएगा। जिस दिन सूची आती है ना, होता है कि कई जिलों के डीएम बदल रहे हैं, तो हम लोग भी सर को फोन करते रहते हैं, तो उस वक्त फोन नहीं उठता, बाद में सर बताते कहाँ हो गया। नहीं, वो तो गोपनीयता रखनी पड़ती है सर काम का प्रेशर तब ज्यादा और बढ़ जाता है क्या जब टॉप और बॉटम 10 लिस्ट जारी हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है? हाल में लिस्ट जारी हुई है 10 मुख्यमंत्री अच्छे 10 खराब कल ही जारी किया आपने। वो अब ऐसा है ना कि परफॉर्मेंस मेरिट पे ही इस आपने एक चीज़ जानी होगी, मैं आपको कि वैसे कृषि का कॉन्क्लेव है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि स्थायित्व इस सरकार में अधिकारियों को दिया गया है। जिलाधिकारी, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के जो थे, जो जितना इससे पहले जो स्थिति रहती थी, परफॉर्मेंस देखते हैं उसी आधार पर। 1.5 गुना से ज़्यादा समय अब हम लोग अवधि, जैसे 18 से 20 महीने हम लोगों ने जिलाधिकारी का औसत टेन्योर है, प्रमुख सचिव सचिवों का 27 से 30 महीना टेन्योर है। टेन्योर देने का पर्पज़ ही यही है कि वो मन लगा के मनोयोग से कार्य करें और रिजल्ट तो दें। हर तीसरे दिन हो जाता था तो उसका, लेकिन साथ ही साथ फिर अकाउंटेबिलिटी भी सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, और वो जब समीक्षा करते हैं और उसमें कोई लापरवाही बरती पाई जाती है तो सीधे फिर नियुक्ति भागी फिर इस बार तो सक्रिय हो वीडियो जाता है। कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के डीएम को तुरंत हटा दिया जाए। अब वो समीक्षा में जैसा जो स्थिति आती है उस हिसाब से फिर हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मीडिया से बात करने के लिए, कृषि कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।